साथियों और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, इस चैप्टर से संबंधित आपका पैराग्राफ 4.4 है दंड आलेख खींचना। इस पैराग्राफ के अंदर आपको आइए पता लगाएं के अंदर 11 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 11 क्वेश्चन, ये 11 प्रश्न आपके इस अध्याय का सार है। तो आज के वीडियो में हम आइए पता लगाएं के अंदर दिए गए 11 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका पेज नंबर 93, इस 93 पेज नंबर के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। तो उन्होंने भ्रमण किया बागान का और कीट पतंग देखे, तो कितने देखे उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। जो धुन है वह 6 है, यहाँ पर सुंड है उसकी संख्या 10 है, झिंगूर है वह 5 देखे, तितलियां 3 देखी और टिड्डा जो है 2 देखा। तो इतनी संख्या में ये कीट पतंगे वहां पर उन्होंने देखे। अब क्वेश्चन में यह नीचे दिया गया है, इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। तो इन आंकड़ों की सहायता से, इस डाटा की सहायता से आपको एक दंड आलेख बनाना है। तो किस प्रकार से दंड आलेख बनेगा वह यहाँ पर दिया गया है। सॉल्यूशन उसका यह हो जाएगा, आपको इस तरफ हमने लास्ट वीडियो में किस प्रकार से दंड आलेख बनाया जाता है, इसके क्या क्या रूल होते हैं वह समझा था। उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम दंड आलेख बना लेते हैं। नीचे लिखेंगे कीट पतंग, ठीक है, कीट पतंगों के बारे में यह दंड आलेख है। इसके बाद हमें इकाई लेना पड़ती है, एक इकाई बराबर कितना कीट पतंगा। चूंकि यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है, यहाँ पर 10 है, यानी कि आप इस 10 को आराम से अपने पेपर के ऊपर बना सकते हैं। यदि आप एक इकाई बराबर एक कीट पतंगा लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम लाइन, अधिकतम लाइन आपकी 10 ही आएगी, इसलिए हम एक इकाई बराबर एक कीट पतंगा ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर धुन कितनी है, यहाँ पर संख्या में है 6। तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। आपके ये पेपर की लाइन है, तो इस प्रकार की जो लाइनें हैं उनको आप नंबर देते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। धुन की संख्या है 6, तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइट तक इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और इस प्रकार से आप एक आयत यहाँ पर बना देंगे। तो यह हो गया आपका धुन का आलेख। इसी प्रकार से हमें यदि लेना है सुंड, तो सुंड लेने के लिए आप यहाँ पर क्या है 10 है इसकी संख्या, हम 10 तक इसको लेकर जाएंगे। झिंगूर 5 है, तो हम इसे 5 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप एक आयत बना देंगे। तितलियाँ कितनी है 3, तो यहाँ पर आप 3 तक जाएंगे। टिड्डा है आपका 2, तो यहाँ आप टिड्डे के लिए 2 तक जाएंगे। जिसकी जितनी संख्या है उतने तक जाएंगे और उसके नीचे यहाँ पर उनके नेम भी लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यह बन गया आपका आयत। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या के आंकड़े संग्रहित किए। ये आंकड़े किसने संग्रहित किए? पूजा ने। कहां से? भोपाल रेलवे स्टेशन से। शहर और टिकटों की संख्या, तो शहर इस तरफ दिए गए हैं, टिकटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या उसने देखा 24 है। जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या 20 है। सिवनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28, सागर के लिए 16। तो इस प्रकार से पूजा ने भोपाल रेलवे स्टेशन से ये आंकड़े संग्रहित किए। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। अब जो पूजा मैम थी उन्होंने क्या किया, इन आंकड़ों को लेकर एक दंड आलेख भी तैयार कर दिया, लेकिन उस दंड आलेख का कुछ भाग
एब्सेंट है यानी कि उसको मिटा दिया गया। आपको इन्हीं आंकड़ों की सहायता से उस कमी को दूर करना है। चलिए उन्होंने किस प्रकार से बनाया, टिकटों की संख्या इस तरफ, ठीक है, शहर आपके ये वाले हैं विदिशा। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई भी इकाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से कुछ भाग को बोर्ड पर से मिटाने के बाद कुछ इस प्रकार से यह आपका दंड आलेख दिखाई देता है। इसमें काफी सारी कमियां भी दिखाई देगी। तो टिकटों की संख्या इस तरफ है और शहर इस तरफ दिए गए हैं। अब यहाँ पर कोई भी पैमाना आपको दिखाई नहीं देता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आपको दिए गए हैं और इन्हीं के आंसर आपको देना भी है। दंड आलेख यानी कि दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि विदिशा के लिए टिकटों की संख्या कितनी थी, 24। तो हम इसके आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विदिशा के लिए टिकटों की संख्या है 24। चलिए इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। तो जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या, तो जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, 20 है। तो हम यहाँ पर इसके आंसर में लिख सकते हैं कि जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या 20 है। चलिए इसके बाद आपका सी वाला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाई का है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई तक है। बिल्कुल क्लियर है। इस आलेख के लिए पैमाना क्या है? पैमाना जानने के लिए हमें यहाँ पर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या देखना होगी। तो विदिशा के लिए 24, विदिशा के लिए कितनी है, 24। अब 24 टिकट है और यहाँ जो पैमाना है, जो आपकी लाइन है वो दिखा रही है 6, यानी कि 24/6, 6 से आप भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि एक जो गैप है आपका यह है 4 टिकटों के बराबर। तो ये गैप आपका 4 टिकटों का, अगला गैप आपका 4 टिकटों का, फिर 4 टिकटों का, फिर 4 टिकटों का, फिर 4 टिकटों का, और इस प्रकार से ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 24 टिकटें हो जाती है। तो यहाँ पर एक इकाई बराबर 4 टिकट, क्या होगा, एक इकाई बराबर 4 टिकट दिखा रहा है। तो ये हमारा पैमाना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सागर के लिए सही दंड खींचिए। हम देखते हैं सागर की संख्या क्या थी, तो सागर की संख्या थी 16 टिकट, ठीक है। अब सागर के लिए आपको सही दंड खींचना, यहाँ पर जो बोर्ड पर दंड बनाया था पूजा ने, वह किसी ने मिटा दिया है। तो अब हमें इसकी पूर्ति करना होगी। तो सागर के लिए आपको मैं दिखा चुका हूँ, एक बार हम देख लेते हैं कितनी संख्या है, 16 संख्या है। तो 16 दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ये आपकी 0, ये 1, 2, ये 3 और ये 4, यानी कि आपको 16 दिखाना है तो यहाँ तक जाना होगा। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सागर के लिए आयात हो जाता है। चलिए ये डी वाले का आपका आंसर है। इसके बाद आपका ए वाला है, यहाँ पर स्केल पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। मैंने आपके लिए यहाँ पर अंकित कर दी थी, लेकिन फिर से हम इसे अंकित कर देते हैं सही संख्या को, ठीक है। अभी हमने इससे पहले क्या किया था, इकाई दिखाई थी, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से दिखाई थी। अब हमें वास्तविक संख्या यहाँ पर दिखाना है। तो ये 0 हो गई आपकी, ये 4, ये 8 यहाँ पर, ये 8 यहाँ पर है, ठीक है, ये 8 यहाँ पर है, 12, 16, 20, 24, 28 ये आपके वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसके बाद विदिशा की संख्या हो गई यहाँ पर 24, जबलपुर की हो जाती है 20, सिवनी 16, इंदौर 28, सागर 16। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए इसके बाद एफ वाला है यहाँ पर, क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही है? यदि नहीं है तो सही दंड
खींचिए। किस किस के लिए? इंदौर और सिवनी के लिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इंदौर और सिवनी के लिए, तो इंदौर के लिए 28 और सिवनी 16। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिवनी का बार सही है, यह दंडालेख सही है। इंदौर का बार चित्रानुसार सुधार दिया गया है। इंदौर में क्या बना हुआ दिख रहा था? यहाँ तक दिख रहा था, जबकि इंदौर की संख्या कितनी है? अब आप देख लीजिए, यहाँ इंदौर की संख्या दी गई थी आपको फाइनली 28। तो 28 तक यह जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह 28 तक नहीं गया है। ये कहाँ तक गया था? ये जो पूजा ने बनाया था वह 4.5, मतलब 16, 4 चुको 16 और 2 यहाँ पर 18 तक, कुल मिलाकर यहाँ पर दिख रहा है आपको 18। लेकिन आपका एक्चुअल में क्या है? इसका है 28। तो हम यहाँ पर टिकटों की संख्या 28 है, इसलिए इसका सही बार आपका यह वाला हो जाएगा। तो फाइनली यह इसका हो जाता है आंसर। अब आप बिल्कुल करेक्ट करके इस प्रकार का इसे बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चीनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। ये किसने बनाई? चीनू ने घर के सामने जो उसकी सड़क थी उस पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची इस प्रकार से बनाई कि मोटरसाइकिल गुजरी, फिर मोटरसाइकिल गुजरी, फिर कार, फिर साइकिल। तो इस प्रकार से उन्होंने सूची बना ली। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। तो ये जो आंकड़े थे, यह जो डाटा था, इस डाटा का कलेक्शन चीनू के द्वारा किया गया। इस डाटा के आधार पर आपको बारंबारता वितरण सारणी बनाना है, तैयार करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना होगा कि साधन कितने प्रकार के हैं। तो मोटरसाइकिल गुजरी, कार गुजरी, साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बस और बैलगाड़ी, कुल मिलाकर 3 और 3 6 और 1 7, 7 प्रकार के वाहन वहां से गुजरे हैं। तो हम सबसे पहले वाहनों के नाम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें इस प्रकार से देखना है कि मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या है? साइकिल। मैं आपको इसको बनाना बता देता हूँ। हम सबसे पहले बनाना सीख लेते हैं किस प्रकार से इसे बनाते हैं। मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल एक गुजरी, तो एक यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर एक मोटरसाइकिल गुजरी, हम इस तरफ से पहले लेकर आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर एक मोटरसाइकिल इस प्रकार से हो गई। फिर यहाँ पर एक कार, फिर एक कार, तो आपको यहाँ पर कार, एक यहाँ पर कार, इस प्रकार से फिर एक ऑटो, फिर एक साइकिल, तो यहाँ पर एक ऑटो, एक साइकिल, यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद स्कूटर और कार, तो फिर एक स्कूटर और फिर एक कार। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चिन्ह लगाते जाएंगे, इसको हम मिलान चिन्ह भी कहते हैं। जब आपकी संख्या यहाँ से आप काउंट करते करते आएंगे और आपको यहाँ पर एक मोटरसाइकिल, फिर एक मोटरसाइकिल, यहाँ पर 4 चिन्ह लगाएंगे, टैली चिन्ह 1 2 3 4, और 5वें के लिए आप इस प्रकार से इसे क्रॉस कर देंगे। तो यह एक बंच हो जाएगा आपका 5 का। तो इस प्रकार से आपका 5 का एक बंच मिलेगा, फिर एक 5 का एक बंच मिलेगा और एक आपको 3 मिलेंगे। यहाँ पर 6 है, तो एक बंच 5 का और एक 6 कार मिलेगी। साइकिल 8 है, तो इस प्रकार से ये 5 और ये आपके 3। यहाँ पर इसी प्रकार से ये आपके 5 और ये 3। स्कूटर आपके 9 है, तो इस प्रकार से 5 1 2 3 4 इस प्रकार से मिलेंगे। इसके बाद आपकी जो बस है 4 है, 1 2 3 4 मिलान चिन्हों में इस प्रकार से आपको लगाना है। बैलगाड़ी आपको 2 दिखाई देगी। तो यह आपकी मिलान चिन्हों वाली बारंबारता सारणी बन जाती है। अब इनको आप जोड़कर लिख देंगे बराबर 13, ये बराबर 6, ये बराबर 8, ये बराबर 8, ये बराबर 9, ये बराबर 4, ये बराबर 2। चलिए, हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बना लिया है, बारंबारता सारणी तैयार कर दी है। अब हमारा बी वाला है, परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। तो परिवहन के कौन से साधन का अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मोटरसाइकिल। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे कि मोटरसाइकिल जो परिवहन का साधन है, इसका सबसे अधिक उपयोग किया गया है। सी वाला है आपका यहाँ पर, यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहाँ होते हैं तो आप यह कार्य किस प्रकार से करते, संबंधित चरणों को प्रक्रिया में लिखिए।
तो जो भी हमने अभी किया वही प्रक्रिया रहेगी, उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो आप सी के आंसर में लिख सकते हैं कि बारंबारता सारणी आपके द्वारा बनाई जाएगी या आपके द्वारा बनाई जाती, और कैसे बनाई जाती, किस प्रकार से प्रोसेस होगी, ये यहाँ पर उसकी दी गई है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पासे को यह क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी और हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में या नेक्स्ट कोई और ईयर के एग्जाम में भी आपसे यह पूछा जाए। एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इसके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी भी तैयार कीजिए। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 500 को फेंकना है। जो संख्या न्यूनतम बार आई हो, जो अधिकतम बार आई हो, जो समान बार आई हो। अब आपको एक पासा लेना है। पासे को कितनी बार फेंकना है? 30 बार। मान लीजिए कि आपने पासा फेंका। पासे फेंकने पर आपके ये अंक आए। आप समझते होंगे पासा क्या होता है। पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। ठीक है, आप लूडो वगैरह खेलते होंगे तो उसमें उपयोग होता है पासे का। तो या तो 1 आ सकता है या 2, इसमें से कोई एक अंक ही ऊपर आएगा, और जो अंक आता है वही पासे का अंक होता है। तो एक बार 6 मिला, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 4, फिर 1। इस प्रकार से ये 30 बार हमने फेंका, 30 प्रकार के अंक हमें मिल गए। अब अधिकतम अंकों की संख्या हमारी 1 से 6 तक हो सकती है। हमने देखा कि जो 1 है वह आपका आया है 7 बार, तो आप इसको क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता ये है कि आपने 6 आया तो सबसे पहले आप 6 को इस प्रकार से काट देंगे। फिर आया आपका यहाँ पर 2, तो आपने यहाँ 2 को काट दिया। ऐसे ही काटते जाएंगे। जब आपका 1, 2, 3, 4 पूरा हो जाता है और 5वां आता है तब आप इसको इस प्रकार से काट देंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाता है इससे कि यह 5 का बंच है। ओके, इस प्रकार से आपने मिलान सारणी बना ली। मिलान चिन्हों के द्वारा बारंबारता सारणी बन गई और यह हमारे पास पासे की संख्या आ जाती है। अब इसके आधार पर आंसर देना है। क्या क्वेश्चन थे हमारे? क्वेश्चन ए था जो संख्या न्यूनतम बार आई है वह कौन सी है? तो न्यूनतम बार हमारी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी कि हमारा अंक 6 और अंक 4, यानी कि 4 और 6 अंक हमारे न्यूनतम बार आए। नेक्स्ट है आपका अधिकतम बार आने वाले अंक कौन से हैं? तो अधिकतम बार हमारा जो अंक है वह आया है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम बार आने वाला अंक हमारा 2 है। इसके बाद समान बार आने वाले अंक कौन कौन से है? से वाला क्वेश्चन है, तो जो अंक समान बार आए हैं तो वो अंक आपके 4 और 6 हैं। तो इस प्रकार से यह आपका 4 और 6 हो जाता है। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता सारणी या फेज तैयार कीजिए या तैयार की। तो यहाँ पर लिए गए विकेट, अब विकेट जो 30 मैच में, पिछले 30 मैच में जसप्रीत बुमराह ने लिए, तो वहाँ पर विकेटों की संख्या, ठीक है, कितनी? 1 भी लिए, 2 भी लिए, 3 विकेट भी लिए, 4 भी लिए, 5 भी लिए, 6 भी लिए और 7 भी लिए। लेकिन जो 0 विकेट थे वो ऐसा 2 बार हुआ है कि उसको कोई विकेट नहीं मिला। 1 विकेट जो है वह 4 बार मिला, 2 विकेट 6 बार मिले, 3 विकेट 8 बार मिले, 4 विकेट 3 बार मिले, 5 विकेट 5 मैचों में लिए। कुल मिलाकर 5 मैचों में 5-5 विकेट लिए। 6 विकेट उसने एक बार लिए और 7 विकेट एक बार लिए। बहुत ही मुश्किल हो जाता है 6 और 7 विकेट एक बार लेना, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ऐसा किया। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, यह सारणी हमें क्या सूचना प्रदान करती है यह लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सारणी सूचना प्रदान करती है कि कुल 30 मैचों में लिए गए 0 से 7 विकेटों की संख्या यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए, इसके बाद बी वाला है आपका यहाँ पर, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? तो सारणी का शीर्षक क्या होगा कि जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की जानकारी यहाँ पर हमें
मिलती है। सी वाला है, इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया? तो इस सारणी में हमें जसप्रीत बुमराह द्वारा अधिकतर मैचों में 3 या इससे अधिक विकेट लेने पर हमारा ध्यान आकर्षण हुआ है। अधिकतम मैचों में 3 या उससे अधिक। तो हमारे पास, तो यहाँ पर हम देखें कि 0, 1, 2, तो ये आपके नंबर है 2, ये आपका 4 और ये आपका 6। तो 6, 4, 10 और 2, 12। और बाकी के ये नंबर आपके 8, ये आपके 3, ये आपके 5, ये आपका 1 और ये आपका 1। तो 8, 3, 11 और 5 आपके 16, 17 और 1, 18। कुल मिलाकर 18 बार ऐसा हुआ है कि 3 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। तो इस विषय ने हमारा ध्यान आकर्षण किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए? तो 4 विकेट कितने मैचों में लिए? तो 4 विकेट जो है वह 3 मैचों में लिए गए हैं बुमराह के द्वारा। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका ई वाला आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि 3 मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। अब ए वाला है, मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों के में लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 1, 2, 3, 4 से लेकर 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। आपको कुल 30 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या जानना है, तो क्या इनको आप जोड़ेंगे? मयंक ऐसा कह रहा है कि इसको जोड़ लेंगे क्या 0 से 7 तक? तो बिल्कुल गलत, इसे जोड़ने से विकेटों की संख्या नहीं मिलेगी। विकेटों की जो संख्या है वो आपको इधर से देखने को मिलेगी। ये तो विकेट हैं आपके, ठीक है। मैचों की संख्या तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके और फिर जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया, 4 और 4 एकम यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आपको आंसर में कुछ इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ पर 2 गुणित 0, 2 मैच में 0 विकेट, ठीक है। उसके बाद 4 मैच में 1 विकेट, 6 मैच में 2 विकेट, 8 मैच में 3 विकेट, 3 मैच में 4 विकेट, 5 मैच में 5 विकेट। इस प्रकार से आप लेंगे और इनको इस प्रकार से जोड़ देंगे। कुल मिलाकर 90 आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यह भी दिया गया है कि आपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह के कुल कितने विकेट लिए? तो ये जो एक हमारा ए वाला था, इसका उत्तर सिर्फ नहीं में आ जाएगा कि हम ऐसा जोड़कर नहीं पता कर सकते। तो कैसे पता करेंगे? इसका एफ में आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित चित्रालेख, यहाँ पर एक चित्रालेख दिया गया है। इसके अंदर विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाया गया है। एक ट्रैक्टर जो है उस चिन्ह के बराबर दिया गया है एक ही ट्रैक्टर, मतलब इस चिन्ह को हम एक ट्रैक्टर में काउंट करेंगे। यहाँ पर गांव दिए गए हैं, यहाँ पर ट्रैक्टरों की आपको संख्या दी गई है। गांव ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने ट्रैक्टर? 6। गांव बी में आपके 5, गांव सी में 3, 4, 5, 6, 7, 8, या 8 ट्रैक्टर। इसमें आपको 3 ट्रैक्टर और ई के अंदर आपके यहाँ पर 3 और 3, 6 ट्रैक्टर दिखाई देते हैं। चलिए इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों का आंसर देखना है। इस चित्रलेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? तो कौन सा ऐसा गांव है? गांव आपका डी है। तो इसके आंसर में लिख देंगे डी गांव में न्यूनतम ट्रैक्टरों की संख्या दी गई है। चलिए बी वाला क्या है? बी वाला है, किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, सी गांव के अंदर अधिकतम 8 ट्रैक्टरों की संख्या है। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं सी गांव। इसके बाद सी वाला जो है उसे देखते हैं, गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? किसके तुलना में? बी की तुलना में सी में। तो बी के अंदर 5 ट्रैक्टर हैं और ये आपका है, ये 3 ट्रैक्टर इसके अंदर ज़्यादा है। कुल मिलाकर हम इसका आंसर लिख देंगे 3 ट्रैक्टर अधिक है। उसका डी वाला है, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है, क्या वह सही है? क्या कहती है कि डी में जो ट्रैक्टरों की संख्या है गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। चलिए देख लेते हैं ई और डी का मामला। तो यहाँ पर इसके अंदर है 3 डी में, इसके अंदर 6 है।
इससे ये क्या है, आधी संख्या है। तो ई गांव से डी गांव में ट्रैक्टरों की संख्या आधी है। तो बिल्कुल उसने जो कहा है कोमल ने, वह बिल्कुल सही कहा है। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि बिल्कुल ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए प्ले लिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।